गांव में धूप भरा दिन है। तेज गर्मी के बीच लखन गांव की गलियों में साइकिल रिक्शा चला रहा है। वो स्कूल के पास रुकता है और अध्यापक को वहां उतार देता है। अध्यापक 20 रुपए का नोट निकालकर लखन को दे देते हैं। वैसे करण का क्या हालचाल है? सुना है वो शहर से बहुत ही जल्द लौटने वाला है। हाँ मास्टर जी, उसकी शहर की पढ़ाई अब खत्म हो गई है। वो कल ही आने वाला है। ठीक है, वो जब आएगा तो उससे कहिएगा कि मुझसे मिले। ठीक है मास्टर जी, चलिए अब मैं चलता हूँ। लखन अपना रिक्शा चलाता हुआ वहां से निकल जाता है। शाम को लखन आकर चारपाई पर बैठता है। तभी उसकी पत्नी सुषमा उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आती है। लीजिए पानी। लखन जल्दी से पानी पी लेता है। वो बहुत थका हुआ दिखाई देता है। सुषमा पास में एक छोटा स्टूल रखकर उस पर बैठती है। फिर वो लखन का पैर उठाकर धीरे धीरे दबाने लगती है। आपके पैरों में सूजन फिर से बढ़ने लगी है। आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? थोड़ा आराम भी कर लीजिए ना। ये मेहनत करना तो हमारी तकदीर है। हमारे करण को बहुत जल्दी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अरे भाग्यवान, उस पर ज्यादा जोर मत डाला करो। उसे अपने हिसाब से सब करने दो ना। मैं तो बस बता रही थी। अच्छा जाओ, अंदर से पार्वती का डिब्बा ले आओ। मैं हमारे खेत की तरफ जा रहा हूँ। जाते जाते उसे दे दूंगा। हाँ, अभी लाई। सुषमा उठकर डिब्बा लाती है और लखन को दे देती है। लखन डिब्बे को एक थैले में रखता है और वहाँ से चला जाता है। लखन अपनी बहन पार्वती के घर पहुँचता है और दरवाजा खटखटाता है। पार्वती बाहर आती है तो लखन उसे डिब्बा दे देता है। खीर कैसी थी भैया? तुम्हारे हाथ की खीर का कोई जवाब ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। वैसे भैया सुनिए ना। मैं जानता हूँ पार्वती, तुम क्या कहना चाहती हो। वो जमीन पर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे पति उस पर खेती करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? वो जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन है। मैं उसे चंद पैसों के लिए नहीं बेच सकता। चलता हूँ। इतना कहकर लखन वहाँ से चला जाता है। पार्वती उदास होकर अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन एक युवक लखन के घर आता है। वो करण है, लखन का बेटा। तभी सुषमा और लखन घर से बाहर आते हैं। करण झुककर उनके पैर छूता है। तीनों घर के अंदर जाकर एक साथ बैठ जाते हैं। करण बेटा, कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं। बस अब एक आखिरी चीज बची है। वो क्या बेटे? पापा, शहर में एक बड़ा टेक फेस्ट होने वाला है, जहाँ दुनिया भर से बच्चे यंत्र बनाकर ले जाते हैं। जो इसमें जीतता है उसे और ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे मिलते हैं। तो क्या तुम भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हो? हाँ पापा, मुझे भी इसमें हिस्सा लेना है। बहुत अच्छा बेटा, ऐसे ही मन लगाकर काम करो। वो पापा, एक और बात थी। हाँ कहो ना बेटा। मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए मुझे 2 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी। तो लखन हैरान हो जाता है। वो एक बार सुषमा की ओर देखता है, लेकिन सुषमा भी कुछ समझ नहीं पाती। कोई बात नहीं बेटे, मैं इंतजाम कर दूंगा। लखन की सहमति सुनकर करण मुस्कुराता है और कमरे के अंदर चला जाता है। लखन और सुषमा अब भी चिंतित दिखाई देते हैं। एक रात मास्टर जी सड़क से अपने घर लौट रहे होते हैं। तभी लखन अपना साइकिल रिक्शा चलाते हुए वहां पहुंचता है। मास्टर जी, आइए आपको घर छोड़ दूं। अरे काका, आप यहाँ इतनी देर से घर नहीं गए क्या? आइए बैठिए, बताता हूँ। मास्टर जी रिक्शे में बैठ जाते हैं और लखन उसे आगे चलाने लगता है। रास्ते में दोनों बातचीत करते जाते हैं। तो आज रात को भी काम? हाँ मास्टर जी, मेरे बेटे को शहर की एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बस इसीलिए आज से ही दिन और रात दोनों समय रिक्शा चलाना शुरू कर दिया है। तभी वो मास्टर जी के घर पहुंच जाते हैं। मास्टर जी रिक्शे से उतरकर लखन को 20 रुपए का नोट देते हैं। ध्यान रखना लखन जी, मैं करण के अच्छे भविष्य के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। इतना कहकर मास्टर जी चले जाते हैं
और लखन अपना रिक्शा चलाते हुए वहाँ से निकल जाता है। लखन दिन रात गांव की गलियों में अपना रिक्शा चलाता रहता है। वो पेड़ के नीचे बैठता है और पास की चाय की दुकान को देखता है, लेकिन कुछ नहीं लेता। देर रात तक मेहनत करने के बाद वो सड़क किनारे रुककर अपनी थोड़ी सी कमाई गिनता है। और फिर एक दिन लखन स्कूल के बच्चों को उनके घर छोड़ता है और अपना रिक्शा मोड़ने लगता है। तभी गांव की सड़क से एक तेज रफ्तार में कार गुजरती है। कुछ समय बाद करण घबराकर अस्पताल में दौड़ता हुआ आता है। वो वार्ड ढूंढकर अंदर चला जाता है। वार्ड में आते ही करण चौंक जाता है। वो लखन को पैर पर प्लास्टर लगाए बिस्तर पर लेटा देखता है। करण नम आंखों से पिता के पास जाता है और अपनी माँ को संभालता है। और फिर एक दिन करण मेज पर बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी करण बेटे, जरा यहाँ आओ। करण अपनी किताब बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। करण आता है और लखन को चारपाई पर बैठा देखता है। जी पापा, बोलिए। करण बेटे, मुझे माफ करना, पैसे इकट्ठा करने में थोड़ी देर हो गई। ये लो। लखन करण को पैसों की एक गड्डी देता है। पापा, ये पैसे ये कहाँ से आए? इसकी चिंता तुम मत करो बेटे, तुम बस जी भर कर पढ़ाई करो और अपने सपने पूरे करो। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हैं। मैं वादा करता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। करण पैसे लेकर अपने कमरे में चला जाता है। सुषमा रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर लखन को देखती रहती है। लखन अपनी नजरें फेर लेता है। अगले दिन करण शेड में जाकर अपने प्रोजेक्ट का सामान मांगने के लिए फोन करता है। फिर वो ग्राफ पेपर पर स्टेंसिल और पेन से कुछ चित्र बनाने लगता है। वो समय का ध्यान रखे बिना मेहनत करता रहता है। शाम होते होते उसका काम पूरा हो जाता है। शेड से बाहर आते ही वो अपनी बुआ पार्वती को पूजा की थाली लेकर जाते हुए देखता है। अरे बुआ, कैसी हैं आप? अरे करण बेटा, इतने बड़े हो गए हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो लड्डू खाओ। लड्डू? किस खुशी में बुआ? क्या फूफा जी ने कुछ नया लिया है? हाँ हाँ, तुम्हारी वो जमीन जो वो लेना चाहते थे, कल उसका सौदा हो गया। तुम्हारे फूफा जी ने वही जमीन खरीद ली। ये सुनते ही करण चौंक जाता है। कुछ समय बाद करण उदास होकर सिर झुकाए घर में आता है। चारपाई पर बैठे लखन और सुषमा उसे देखकर चिंतित हो जाते हैं। करण, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या कुछ बिगड़ गया है? मुझे बताओ। करण आंसू भरी आंखों से अपना चेहरा उठाता है और रोते हुए अपने पिता के पैरों में गिर जाता है। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या जरूरत थी आपको वो जमीन बेचने की? बेटा, मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता कि मेरी परेशानी की वजह से तुम्हारे सपनों पर कोई आंच आए। नहीं पापा, मैं जानता हूँ वो जमीन आपको कितनी प्यारी थी। आपने सिर्फ मेरे लिए ऐसा क्यों किया? बेटे, मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो कभी मुझे नहीं मिला। तुम बस जी जान से मेहनत करो, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। अब मेरा कोई सपना मेरा नहीं है पापा। अब मेरा बस एक ही लक्ष्य है, वो जमीन आपको वापस दिलाना। इसके बाद करण उठता है और अपने कमरे के अंदर चला जाता है। वो अपने कमरे में आकर फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। हेलो भैया, मैंने आज सुबह जो भी सामान ऑर्डर किया था वो मुझे कैंसिल करना है। आप मुझे पैसे रिफंड करा दीजिए। पैसे तो रिफंड नहीं हो पाएंगे सर। और कुछ दिनों बाद करण फिर से शेड में जाता है। वो अपने प्रोजेक्ट का नक्शा समेटकर एक ओर रख देता है और अपने पिता के साइकिल रिक्शे से कपड़ा हटाता है। फिर वो रिक्शे को खोलकर एक नए तरीके से बनाने लगता है। वो पीछे के पहियों में अलग गियर और क्रैंक शाफ्ट लगाता है और रिक्शे के ढांचे में एक नया सहारा जोड़ता है। कई दिनों की मेहनत के बाद एक दिन वो आखिरी पेंच कसता है
अपना काम पूरा देखकर करण खुशी से भर जाता है। अगले दिन करण सहारा देकर लखन को शेड के दरवाजे तक लाता है। सुषमा भी उनके पीछे आती है। लखन और सुषमा दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। माँ, पापा, आप अपनी आंखों की पट्टी हटाइए। जैसे ही दोनों अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं, उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। लखन का साधारण साइकिल रिक्शा अब पूरी तरह बिजली से चलने वाला रिक्शा बन चुका होता है। ये क्या बेटा, ये तुमने क्या किया? पापा, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत कर ली, अब बारी मेरी है। मैंने पैसे वापस मांगने की कोशिश की, पर उन्होंने मना कर दिया था, इसीलिए उन पैसों से मैंने ये बनाया है। अब मैं काम पर जाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि आपको आपकी जमीन फिर से दिलाऊंगा। बेटा। लखन भावुक होकर करण को कसकर गले लगा लेता है और फिर करण इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाकर गांव में निकलता है। वो कई लोगों को उनके स्थान तक पहुंचाता है और पैसे कमाता है। इस नए आविष्कार को देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। मास्टर जी भी करण को पहचान लेते हैं और उसके आविष्कार की प्रशंसा करते हैं। वो पूरी मेहनत और लगन से काम करता रहता है और फिर 1 महीने बाद एक रात करण पूरे दिन काम करके मुस्कुराते हुए घर लौटता है। वो अपनी माँ सुषमा को कुछ पैसे देता है, जिन्हें वो एक छोटी गुल्लक में रख देती है। क्या हुआ बेटा, काफी खुश लग रहे हो? हाँ बेटा, आज तुम्हें पैसे भी दुगने दिए हैं। क्या कोई बड़ा अफसर बैठा था हमारी गाड़ी में? बड़ा अफसर बैठा तो नहीं था, पर मिला जरूर। अच्छा, क्या बात हुई उससे? बीती दोपहर करण एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा था और उसका रिक्शा पास में खड़ा था। तभी एक शानदार कार उसके सामने आकर रुकी। कार से एक व्यापारी उतरा और करण का रिक्शा देखकर हैरान हो गया। वो अपने ड्राइवर के साथ करण के पास आया। ये गाड़ी तुम्हारी है? जी हाँ, कहिए क्या बात है? क्या इसे चलाने के लिए किसी तरह के तेल की जरूरत पड़ती है? जी नहीं, ये पूरी तरह से बैटरी पर निर्भर है। इसे चार्ज करना पड़ता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा आविष्कार है। मेरा नाम भूषण है। मैं शहर की बड़ी मोटर कंपनी का मालिक हूँ। मुझे तुम्हारा ये आविष्कार बहुत पसंद आया। क्या हम साथ मिलकर इस चीज को बड़ी संख्या में लोगों के लिए बना सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं? तो ठीक है, मैं कल जरूरी कागजात के साथ आऊंगा। तुम मेरे ड्राइवर को अपना पता बता दो और मैं कल ही तुम्हें तुम्हारा पहला भुगतान दे दूंगा। करण की सफलता देखकर सभी हैरान और खुश थे। बेटा, तब तो तुम इसे काफी बड़े स्तर पर बनाकर और लोगों की मदद कर सकते हो। जी पापा, पर मेरा सबसे पहला काम हमारी जमीन वापस लेना है। करण अगले दिन की तैयारी करने अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन लखन पैर पर प्लास्टर लगाए कुर्सी पर बैठा होता है और करण चारपाई पर बैठा होता है। तभी भूषण वहाँ आता है। करण उसका स्वागत करता है और लखन भी बैठे बैठे उसे नमस्कार करता है। क्या हुआ आपको? ये चोट कैसी? वो दरअसल। तभी भूषण का ड्राइवर कागजात लेकर अंदर आता है। लखन उसे देखते ही पहचान जाता है। लखन को वहाँ देखकर ड्राइवर चौंक जाता है। उस दिन लखन का जिस कार से टकराकर एक्सीडेंट हुआ था, उस कार को भूषण का वही ड्राइवर चला रहा था, जो दुर्घटना के बाद वहाँ से भाग गया था। ये खुलासा होने के बाद भूषण का ड्राइवर शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर खड़ा रहता है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, उस दिन मैं जल्दी में था और मुझसे ये गलती हो गई थी। इतनी बड़ी गलती? आज तुम्हारी वजह से इन्हें इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लखन जी, इसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और इसकी वजह से आपको जो भी गंवाना पड़ा, मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। लखन और करण खुशी के आंसुओं के साथ एक दूसरे को देखते हैं। इसके लगभग 1 साल बाद गांव के बस स्टैंड पर एक बस आकर रुकती है। करण बस से उतरता है और हाथ में एक पर्चा लेकर गांव की ओर चल पड़ता है। करण अपनी पुश्तैनी जमीन पर पहुंचता है, जिसे अब वो वापस खरीद चुके होते हैं। वहां लखन पहले से खड़ा होता है। जमीन पर मजदूर फैक्ट्री बनाने का काम कर रहे होते हैं। पापा। अरे बेटा, तुम वापस आ गए।
हाँ पापा, ये देखिए। करण अपने पिता लखन को पर्चा दिखाता है। उस पर्चे में करण के आने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शे का डिजाइन होता है। मुझे तुम पर नाज है बेटे। ये कार्यालय बनने के बाद गांव के काफी लोगों को रोजगार मिलेगा और मैं गांव के हर एक साइकिल रिक्शा चालक की इसे खरीदने में मदद करूंगा। दोनों फैक्ट्री को देखते हैं, जहां मजदूर लखन के नाम का बोर्ड लगा रहे होते हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।